study@उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड की जनपद सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोग हरिद्वार जनपद को कवर कर रहे थे। हरिद्वार हरिद्वार जनपद में हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर लिए थे और ये आज का तीसरा और लास्ट पार्ट है, जिससे हमारा हरिद्वार जनपद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने धीरे धीरे करके स्टार्टिंग से लेके चले थे, पूरा इसका हिस्ट्री और बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग, पर्यटक स्थल, ठीक है, और साथ ही साथ प्रमुख मंदिरों को हमने देखा था। ये लास्ट 2 पार्ट में हम सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्रमुख मेले हो गए और जो लास्ट हमने छोड़ा था, यहाँ तक छोड़ा था जहाँ तक मेरे को याद है, गुघाल मेला जो पड़ा था हम लोगों ने, जो ज्वालापुर हरिद्वार में मनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी की पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की जाती है और 3 दिवसीय मेला है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अब टॉपिक हमें जो कवर करना है टॉपिक, वो है हरिद्वार का जनपद नदी तंत्र। ठीक है, तो नदी तंत्र हम पहले भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ, जब आपको यहाँ के जब मैप पिछली क्लास में करवाया था, तो फिर से एक बार आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा और जो चीज़ें बची हुई वो कवर हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता है गंगा नदी जो प्रमुख नदी है, आप देख सकते हैं गंगा नदी, ये हरिद्वार में प्रवेश करती है। ठीक है, और हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद हड़की पौड़ी नामक स्थान में पहुँच जाती है। ठीक है, ये NH-34 के समीप ही आप कह सकते हो, देखा जाए तो ये गंगा नदी आपको दिख रही होगी और यहाँ पर हड़की पौड़ी नामक स्थान में पहुँच जाती है। ठीक है, और यहीं पर भीमगौड़ा बैराज बनाया गया, यहीं पे भीमगौड़ा बैराज बनाया गया है। तो इससे क्या होता है, एक जो नहर है, एक जो नहर तो ये निकल गई ऊपरी गंगा नहर, ये ऊपरी गंगा नहर निकल गई। ठीक, और दूसरी जो है ये मुख्य धारा, ये गंगा नदी की तरह आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो ऊपरी गंगा नहर हो गई। ठीक है, और जो दूसरी मैंने आपको बताया, इसे आप गंगा की मुख्य धारा कह लो या पूर्वी गंगा नहर कह सकते हो, क्योंकि पूर्व की तरफ है ये। ठीक है, तो ये पूर्वी गंगा नहर भी कह सकते हो, और इसको ऊपर की तरफ से निकाला गया तो ऊपरी गंगा नहर हो गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें भीमगौड़ा बैराज से ही निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है। ठीक है, गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश कर हरकी पौड़ी के नामक स्थान में पहुँच जाती है। हरकी पौड़ी के पश्चात गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। दूसरी बात, हरकी पौड़ी के निकट भीमगौड़ा बैराज गंगा नदी बना हुआ है, जहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकलती है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा ऊपरी गंगा नहर की बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ओके, ये ऊपरी गंगा नहर क्या करती है, ये निकलती है अपना भीमगौड़ा बैराज से निकलकर रुड़की पहुंच जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक नदी आ रही, सुलानी नदी, जिसको अब कवर करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस करती है ये, मतलब ये नहर ऊपर से बहती है और जो आपकी नदी है वो नीचे से बैठी है। वो पिछली वीडियो हम लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपरी गंगा नहर मुजफ्फरपुर जिले में बहते हुए आप इससे ये बाहर हो जाती है, अपने स्टेट से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको मुजफ्फरपुर दिख रहा होगा, यहाँ मुजफ्फरपुर से होते हुए स्टेट में यूपी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ओके, अब जो दूसरी मुख्य धारा थी, मुख्य धारा ये कहाँ जाती, ये स्टेट से बाहर कहाँ पे होती, बिजनौर के पास में, ये लगभग आप मान के चलिए बिजनौर वाले क्षेत्र है, यहाँ पर ये बाहर हो जाती है स्टेट से। ठीक है, तो ये थी गंगा नदी के बारे में, और यहाँ पर प्रतिवर्ष कुंभ का मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं सोलानी नदी। सोलानी नदी का मुख्य एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुड़की कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, सोलानी नदी किनारे बसा हुआ है, जो हमने इसको कवर कर लिया। ये सोलानी नदी किसी ऐसा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ भगवानपुर के समीप से होते हुए इसको क्या कहते हैं, ऊपरी गंगा नहर को नीचे से आती है और लक्सर के पास से रुड़की होते हुए ये स्टेट से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने मेंशन किया हुआ है, सोलानी नदी ऊपरी गंगा नहर को बड़ी अद्भुत तरीके से क्रॉस भी करती है। ठीक है, जो हम पिछले वीडियो में आपको दिखा भी चुके हैं। ठीक है, ओके, अब देख लेते हैं हरिद्वार जनपद की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो भीमगौड़ा बैराज हमने बताया गया है। ठीक है, तो यह एक प्रमुख विद्युत परियोजना है और इसी से पूर्वी गंगा नहर और ऊपरी गंगा नहर निकलती है, जो हम सारी चीज़ें इसमें कवर कर चुके हैं और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं पथरी जल विद्युत परियोजना, ये 2 पूछी जाती है, पथरी जल विद्युत परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना। ठीक है, मैंने दोनों को एक साथ ही कवर कर दिया है। इसमें एक मुख्य जो बात जानने वाली है वो यही है कि ये कौन सी नदी पे बना हुआ है या कौन सी नहर पर बनी हुई है। तो जो ऊपरी गंगा नहर जो निकाली गई ना, ये वाली, ठीक है, ये ऊपरी गंगा जो नहर निकाली गई है, पथरी परियोजना को तो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इसी में बना हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे जाकर यहीं पर ही ये आपका मोहम्मदपुर परियोजना भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों ऊपरी गंगा नहर पर बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मोहम्मदपुर परियोजना या पथरी परियोजना कौन सी नहर पर बनी है, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, या 2-4 और अन्य नहरों को नाम दे देंगे, तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है।
ठीक है। ओके, अब देखते हैं हरिद्वार में स्थित कुछ प्रमुख संस्थान। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी, CBRI। ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, रुड़की हरिद्वार में स्थित है। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो भवन निर्माण संबंधी कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है, और कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, या भवन निर्माण संबंधी आपको कुछ समस्या आ रही है उसका निदान करना, ठीक है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम है CBRI का। ठीक है, ओके। और अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका संस्थान हो जाता है, ये हो जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ठीक है, तो ये IIT प्रारंभ से नहीं था, और सबसे पहली बार सबसे बड़ी बात है, ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और एशिया का भी सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है इसको। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1847, ठीक है, जब अंग्रेजों का शासनकाल था तब तब हुई थी इसकी स्थापना, और उस समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से स्थापना की गई थी। और पूछा जाता है कि इसको IIT का दर्जा कब दिया गया, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप डेट भी याद रखिएगा, 21 सितंबर 2001 को इसको IIT का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ओके, इसका ये प्रांगण और ये इसका स्टार्टिंग में जहाँ पर आप एंट्रेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यह एक भारतीय दर्शन, संस्कृति, साहित्य के साथ साथ आधुनिक विषयों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हो जाता है। और ये जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, इसकी ना स्थापना डायरेक्टली हरिद्वार में नहीं करी गई थी। सबसे पहले इसकी जो स्थापना वर्ष 1900 में, ठीक है, इसकी स्थापना पंजाब में की गई थी। गुजरावाला पंजाब में स्थान है, वहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। ये एग्जाम का पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है कि हरिद्वार में कब इसको स्थापित किया गया, तो वर्ष 1902 में से हरिद्वार में स्थापित किया गया। और 1965 में इस विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने कवर कर दिए। दोबारा मार्क करते हैं इसको। 1900 में इसकी पंजाब गुजरावाला में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। 1902 में से हरिद्वार में स्थापित किया गया, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, 1965। तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अगला अब कुछ अन्य प्रमुख संस्थान हैं जिनके बारे में बहुत डीप में जानने की आवश्यकता नहीं है, बट आप वन लाइनर फॉर्मेट याद रख सकते हैं कि ये संस्थान कब और कहाँ बनाए गए। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। ठीक है, तो इसकी स्थापना रुड़की में ही 1978 में की गई, ये भी हरिद्वार में स्थित प्रमुख स्थान हो जाएगा। UKPSC जिसके एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, ये भी हरिद्वार में स्थित है। उर्दू फारसी एकेडमी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मैंने एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं देहरादून में तो नहीं है, तो उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, ये दोनों को दोनों हरिद्वार में है। ठीक है, और ये जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है, इसका निर्माण अब हो चुका है। जो इसका जो मुख्य था वो उधम सिंह नगर में था, काशीपुर में था, अब ये हरिद्वार में भी इसका स्थापना हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके 9 जो प्रमुख हमने संस्थान कवर किए, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जो अंतिम जो हमारा लास्ट में हम कवर करते हैं, प्रशासनिक ढांचा को कवर करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, उनमें एक जो लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार भी है। ठीक है, ओके। और विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 11 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हरिद्वार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनमें जो आपको 3 जो अंत के दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये तीनों के तीनों SC के आते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, अनुसूचित जो क्षेत्र वाले 3 विधानसभा क्षेत्र हैं हरिद्वार में, वो कौन कौन से हैं, ज्वालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर। बाकी को याद रखिए चाहे मत रखिए, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी तो विधानसभा क्षेत्र रुड़की, हरिद्वार, लक्सर, खानपुर, मंगलौर, ये मंगलौर है, डबल ओ कर दिया, पिरान, कलियर, हरिद्वार ग्रामीण, BHL, रानीपुर। तो ये हो जाते 11, और ये 3 जो SC के हैं, ज्वालापुर, झबरेड़ा, भगवानपुर। ठीक, याद रखिएगा। और तहसील 4 ही है यहाँ पर, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर और लक्सर, 4 ही तहसील हैं। ये चीज़ें जानने योग्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो विकासखंड की बात करें तो यहाँ विकासखंड आपसे कभी नहीं पूछेगा कि हरिद्वार में कितने विकासखंड है। अगर विकासखंड से अगर क्वेश्चन पूछना भी है एग्जाम में, तो इस तरह से पूछेगा कि नारसन नामक विधान विकासखंड कौन से जनपद के अंतर्गत आता है, या बहादुराबाद किसके अंतर्गत आता है, खानपुर किसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन, जो ऐसे नाम जो हम लोगों ने दूसरे जिले वाले जो बच्चे हैं उन्होंने नहीं सुने होंगे। जैसे आप मान के चलिए हम लोग उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, तो उधम सिंह नगर में विकासखंड पूछ ले या चाहे तहसील पूछ ले, कोई भी क्षेत्र का नाम पूछ ले, हम बता देंगे। लेकिन जो बच्चा
उत्तरकाशी का रहने वाला है, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं है उधम सिंह नगर के पर्टिकुलर स्थानों से, तो उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस प्रकार ये विकासखंड संबंधी क्वेश्चन आ जाते हैं। जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या 18,90,422 सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा जिला हो जाएगा उत्तराखंड में। इसको नंबर 1 पे याद रखिएगा, ठीक है। जनघनत्व के मामले में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी यही है, 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात इसका कम है, दूसरे नंबर पे आता है लिंगानुपात में। साक्षरता दर में भी नीचे से अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है, तो 73.43, और पुरुष साक्षरता 81.04 और महिला साक्षरता 64.79। ये कुछ डाटा था, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो ये था हमारा हरिद्वार जनपद को कवर करने का प्रयास। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने सारी चीज़ों को कवर किया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस पे हम लोग इसके जो MCQ सेट लगाएंगे, और इसकी जो PDF है वो हम लोग, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ लिंक, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। दूसरा कमेंट बॉक्स में भी लिंक आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, जहाँ भी आप चाहेंगे इसके PDF मिल जाएगी। मैं जो लास्ट क्लास हो रही है उसी में PDF अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। और कल हम इसके MCQ सेट लगाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो है गढ़वाल जनपद पूरी तरह से समाप्त हो, गढ़वाल मंडल के सारे जनपद पूरी तरह से हम कवर कर लेंगे। और फिर हम लोग जो नेक्स्ट कवर करेंगे वो कुमाऊँ की तरफ हम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कुमाऊँ में देख लेता हूँ कि पहले नैनीताल करना है या अल्मोड़ा या उधम सिंह नगर। तो उम्मीद करता हूँ नैनीताल से ही प्रारंभ करेंगे, तो या पिथौरागढ़ से, ठीक है। तो सोच लेंगे, अभी डिसाइड कर लेंगे, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये था हमारा हरिद्वार को समझाने का प्रयास। आप बस अपने ये बता दीजिएगा कि कैसा लगा कुछ हमारा प्रयास। और ठीक है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, गुरुओं का सम्मान करें, पढ़ते रहिए, और माता रानी जो भी नवरात्र चल रहे हैं आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ठीक है, आपके सपनों को साकार करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।